हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। अगर क्लास 11th के पार्ट से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। आपने अगर ये नहीं जाना तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने कुछ नहीं जाना, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर देखा जाए तो किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो आखिर में किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इन सब चीज़ों की ख्याल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अलग साइंटिस्ट ने, प्रोटॉन के अलग, न्यूट्रॉन के अलग किया है, लेकिन इन सब का जो एक्चुअल हम बोल सकते हैं कि डिस्कवरी देखा जाए, एकदम बेस्ट डिस्कवरी देखा जाए तो वह रदरफोर्ड का है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आ रही हैं एग्जाम्स में आजकल वो सभी एनसीईआरटी से आ रही हैं। तो चलिए हम एनसीईआरटी को मान करके अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी में कौन कौन से थे? हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्शडेन। खैर इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। अब जैसे ही यह बात यहाँ पे दिखी कि बहुत ही सोने की पन्नी लिया, आखिर में उन्होंने बहुत पतली क्यों ली? और सेकंड चीज़ कि आखिर उन्होंने सोने की ही पन्नी को क्यों चूज़ किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि सोने की पन्नी का ही यूज़ उन्होंने क्यों किया, क्योंकि अगर हम देखें आघात वर्धनीयता, खैर आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा है 10th तो वहाँ पे मेटल की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें से जो गोल्ड होता है उसकी अगर आघात वर्धनीयता देखी जाए बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण उन्होंने सोने की ही पतली पन्नी ली। और पतली पन्नी क्यों ली? क्योंकि उन्हें ऐसी पन्नी चाहिए थी, ऐसे मेटल चाहिए थी जिनमें यानी कि उनमें सिर्फ एक ही एटम हो, इसलिए उन्होंने सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली जिससे गोल्ड का वहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट हो। वहाँ पे इन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण क्यों लिए? क्योंकि अल्फा किरणों में पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अन्य बोल सकते हैं कि अन्य कण में नहीं थी, तो उन्होंने थोड़ा तेज़ पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी वाली कणों को लिया। रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन को 2.5 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं थियरी में क्या है। सोने की पतली पन्नी जिसकी अगर मोटाई देखा जाए तो 100 नैनोमीटर की ओर लक्ष्य करके एक रेडियोएक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण को भेजा गया। इस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्ति, इन सब चीज़ों को चलिए जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट दिया है हम एक डायग्राम के बेस पे आपको समझाते हैं। वहाँ पे बिना थियरी रटे हुए आप अच्छे से सभी थियरी पार्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम पे आ गए हैं, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे दिया हुआ है अल्फा कणों का प्रकीर्णन, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन्होंने एक बॉक्स लिया था, कोई भी बोल सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट लिया था जिनमें इन्होंने अल्फा कणों को भर दिया था, यानी कि रख दिया था। रखने के बाद इन्होंने क्या किया कि एक लगातार करके एक पे एक यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखा है, जिसकी मोटाई देखा जाए तो 100 नैनोमीटर है, बहुत ही पतली थी। तो यहाँ पे यह अल्फा कणों की प्रकीर्णन को कॉन्टिन्यूसली करते जाते हैं, यानी अल्फा कणों की बौछार करते जाते हैं। अब इन्हें कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो क्या होते थे? सीधी रेखा में, यानी कि बिना ही डेविएशन किए जिस दिशा से भेजे जाते थे उसी दिशा से उसी दिशा में चले जाते थे, यानी कि जिस दिशा में भेजे गए सीधे ही क्रॉस करते हुए मेटल की पतली पन्नी को क्रॉस करते हुए यहाँ पे हिट करते थे। अब यहाँ पे क्यों हिट करते थे? क्योंकि अगर कोई भी एक किरणें ऐसी थी कि हमें विजिबल तो थी नहीं, इनविजिबल होने के कारण हमें दिखाई नहीं देती थी, तो उन्हें यह चीज़ का डिस्कवरी करने के लिए इस मेटल के सराउंडिंग फ्लोरेसेंस प्लेट लगा दिया था। फ्लोरेसेंस प्लेट बना किसका था? जिंक सल्फाइड का बना था, जिसका कार्य क्या होता था? अगर कोई भी रे यहाँ पे स्टक करती थी तो यहाँ पे साइनिंग रिलीज होती थी, यानी कि साइनिंग उत्पन्न होती थी, तो जिससे पता चलता था कि कोई भी किरणें कहाँ पे आ रही है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ? अधिकतर ऐसे अल्फा किरणें थी जो स्टक यहाँ पे कर रही थी, और स्टक करने के फलस्वरूप यानी कि उसी दिशा में ही बोल सकते हैं कि सीधी रेखा में जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत ही कम, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसी किरणें थी जो यहाँ बीच वाले पार्ट, यानी बीच में क्या उपस्थित होता है? आज के टाइम में हम जान रहे हैं बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस से जैसे ही हिट करती थी थोड़ा सा एंगल बनाते हुए डेविएट हो जाती थी।
लास्ट कंडीशन क्या यहाँ पे निकलती है कि जो किरणें यहाँ से निकल रही थी यानी कि अल्फा किरणों को जो भेजा जा रहा था, यह बीच वाले यानी सेंटर न्यूक्लियस से जब यह टकराती थी तो यह उसी दिशा में रिटर्न बैक यानी कि उसी दिशा में वापस चली जाती थी। इससे उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाली, चलिए देखते हैं। अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल जाते थे, यानी कि उससे बिना लड़े, उससे बिना विक्षेपित हुए निकल जाते थे। सेकेंड देखते हैं हम, जैसा कि अभी हमने बताया सेकेंड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा, बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, लेकिन बहुत से लगभग 20,000 में से एक ही ऐसी किरण थी जो पीछे की ओर लौटे अर्थात 180 डिग्री का कोण में विक्षेपित हुई, यानी कि जिस दिशा में जाती थी उसी दिशा में वापस चली आती थी। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर में इन 3 एक्सपेरिमेंट से जो भी इन्होंने कंक्लूजन क्या क्या निकाले उनका डिस्कस कर लेते हैं। परमाणु के अंदर अधिकांश रिक्त होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर चले जाते थे। अब जैसे क्या हुआ कि जब बहुत सी ऐसी किरणें थी जो क्रॉस करके यानी सीधी रेखा में जा रही थी, तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि बीच में कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जो इन्हें अवरोध उत्पन्न करे, जिससे कुछ तो भाग ऐसा होगा यानी अधिकांश भाग ऐसा होगा जो रिक्त होगा यानी कि एम्प्टी होगा। सेकेंड में उन्होंने क्या कहा, कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। विक्षेपण होने का कारण क्या है कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, जैसे ही अल्फा कण पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब क्या हुआ कि अल्फा कण जैसे ही वहाँ पे पहुँचते थे रिपल्सन होता था और वहाँ पे विक्षेपण की प्रक्रिया होती थी। थर्ड में देखा जाए तो रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि बहुत अत्यंत, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि कोई भी अगर एटम होता है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो भारी पार्टिकल होता है। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया कि अगर जैसे यानी कि जो भी हम बोल सकते हैं कि एक क्रिकेट के स्टेडियम में देखा जाए जितना हम बोल सकते हैं कि जितना स्पेस एक बॉल का होता है, जितनी इम्पोर्टेंस एक बॉल की होती है, वैसे ही जिस तरह से पूरे स्टेडियम में सिर्फ बॉल बहुत छोटा पार्टिकल होता है, सराउंडिंग उसके बहुत से प्लेसेस होते हैं, उसी तरह से किसी भी एटम में एक सूक्ष्म भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं और चारों तरफ उसके अन्य यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, परमाणु की त्रिज्या अगर 10⁻⁻10 होती है तो जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है। आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एटम से अगर हम न्यूक्लियस को कंपेयर करें तो कितना ज़्यादा कंपेयरमेंट है। तो चलिए आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे, कौन कौन सी ऐसी कमियां थी जिसे नील बोर्स को आके सॉल्व करनी पड़ी। आई होप कि आपको रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में फिल कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम आपके सभी डाउट को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।